एक ऐसा घोटाला जो आपने अब तक न कभी देखा और न कभी सुना होगा। नैरेटिव्स घोटाला, प्रोपेगेंडा घोटाला, विपक्ष का दुनिया में सबसे बड़ा घोटाला। अब तक तो सरकारें घोटाला करती आई थी ना, लेकिन यह घोटाला तो विपक्ष ने किया है। नैरेटिव्स घोटालों की अल्फाबेट तैयार कर दी है, मैंने बड़ी मेहनत से तैयार की है। आप देखते चले जाइए एक एक करके, और ये घोटाले चुभने वाले हैं, क्योंकि सारा जो राजफाश है वो इससे हो जाएगा। ए से 3, बी से 2, सी से 3 घोटाले, डी से 2, ई, एफ, जी, एच, सारे जो अल्फाबेट के हर वर्ड है ना, वो सब से एक एक घोटाला है। अब जब भी कोई घोटाला सामने आए तो आप यकीन मानिए जरूर इस वीडियो को दिखा दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से जितने नैरेटिव्स क्रिएट करने की कोशिश की गई है मोदी सरकार के खिलाफ, उसकी बानगी है। और ये सारे के सारे झूठे साबित हुए हैं। और अब भी जो घोटाला, जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, यकीन मानिए अगर आज ये कोशिश की जा रही है ना, तो वो भी कल जाकर झूठे साबित होंगे। इनमें वो चीजें भी आपको याद दिलाऊंगा जो एक समय बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया गया था, लेकिन आज वो सब के सब झूठे साबित हो चुके हैं। और ये पता चल गया है कि मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए ये नैरेटिव क्रिएट किया गया। आज के वीडियो में इसी को डिकोड करने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, तो कभी बीबीसी की रिपोर्ट, कभी किसी विदेशी अखबार में कुछ छप जाता है तो बवाल मच जाता है। और इतना ही नहीं, अब तो अमेरिका का एक बदनाम उद्योगपति भारत में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए खुलेआम ऐलान कर रहा है, अरबों डॉलर खर्च करने की बात कह रहा है। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ये समझने के लिए साथियों मैंने कड़ी मेहनत की और उन सारे तथ्यों को जुटाने की कोशिश की, उन सारे नैरेटिव्स को ढूंढने की कोशिश की जो मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद क्रिएट किए गए। और ये जो नैरेटिव है ना, जब मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं चाहता तो नंबरिंग में भी आपको पेश कर सकता था, लेकिन मैंने कोशिश की कि इसे क्रिएटिव तरीके से अल्फाबेट के जरिए आपके सामने रख सकूं। और जब मैंने ये अल्फाबेट देखा ना, तो मेरे होश उड़ गए। और अब जब आपके सामने एक एक करके बहुत ही संक्षिप्त रूप में पेश करूंगा, तब आपके भी होश उड़ जाएंगे। और ये आगे के लिए भी काम का है, क्योंकि जब 24 का चुनाव आ रहा है तो ऐसे नैरेटिव और भी क्रिएट किए जाते रहेंगे। आप सबसे पहले देखना शुरू कीजिए। ए, अडानी अंबानी की सरकार है। अब जरा सोचिए, ये तो बड़ा अच्छा एकदम से सिद्धांत है ना कि किसी सरकार को, जो लोकप्रिय सरकार है, बदनाम करना हो तो किसी उद्योगपति के साथ जोड़ दो। और आपने देखा होगा दोस्तों कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए किस प्रकार से अडानी अंबानी से मोदी सरकार को जोड़ा गया। लेकिन आज पूरी दुनिया ये सच्चाई जान चुकी है कि मुकेश अंबानी तो कांग्रेस सरकार के दौरान दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। ये 2012 की बात है। और इतना ही नहीं, गौतम अडानी की संपत्ति तो कांग्रेस के शासनकाल में सबसे अधिक बढ़ी, ये भी पता चल चुका है। और आज भी अडानी को काम कौन दे रहा है? कांग्रेस शासित राज्यों में उन्हें बुलावा भेजा जा रहा है। और आगे बढ़िए, ए से अवार्ड वापसी। अब जो ये अवार्ड वापसी गैंग था, इस पर कुछ बताने की जरूरत है क्या? अब तो पता चल चुका है ना कि ये तो मोदी से नफरत करने वालों का एक गैंग था, जिसने मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए ये नैरेटिव खड़ा किया था। अब आगे और बढ़िए, ए से आधार। याद है, आधार इज एंटी पीपल। कैसे आधार के लिए पूरा माहौल तैयार किया गया, सरकार को बदनाम किया गया। यह कहा गया कि आधार की वजह से सरकार आपकी जासूसी करेगी, आपके घर में घुस जाएगी। लेकिन अब आप बताइए कि इतने साल गुजर जाने के बाद क्या आपको लगता है कि आधार की वजह से
राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा पैदा हुआ या आपके जीवन में कोई गोपनीय डेटा लीक हो गया, अब जरा सोचिए कि वो सारे तमाशे कहां गए जो खड़े किए गए थे। ये है आधार का नैरेटिव। अब और आगे बढ़िए, बी में आपको लेकर चलता हूं। बी फॉर बालाकोट एयर स्ट्राइक प्रूफ। बालाकोट पर जब एयर स्ट्राइक किया गया तब क्या हुआ था, याद रखिए। सबूत मांगे जाने लगे थे, सेना से, सरकार से, देश से सबूत मांगे जाने लगे थे। अब तो ये पता चल चुका है ना कि विदेशी, अच्छा जब ये बीबीसी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तब ये सबूत नहीं मांगते, लेकिन उस समय ये मांग रहे थे। हालांकि बाद में तो ये भी खुलासा हो गया, जब चुनाव बीत गया तो पाकिस्तान के मंत्री ने ही खुलासा किया कि उस समय पाकिस्तान किस तरीके से भारत से डरा हुआ था, मोदी सरकार से डरा हुआ था। अब बी से एक और आप नैरेटिव देखिए, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ने यह सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार दशकों पुराने मसले को नैरेटिव की तरह पेश कर दिया जाता है। जबकि हम तो जानते हैं दोस्तों कि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई वो उस मसले पर बनाई जिसमें मोदी को, मतलब पर्सनल मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी को बेदाग साबित किया जा चुका है, लेकिन उस मामले को फिर से खड़ा करने की कोशिश की गई, उस नैरेटिव को पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया। अब सी से देखिए, सी से कोविड मिसमैनेजमेंट, यह भी एक नैरेटिव है। अब सही मायने में अगर कहूं तो यह तो एक केस स्टडी की तरह है ना, कि भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के दौरान किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से काम किया। लेकिन आप रिपोर्ट देखिए कि इसे भी विपक्ष ने बुराई बनाकर पेश कर दिया, जबकि आज भी जब चीन में हालात खराब हुए तब भी पूरी दुनिया ने यह माना कि प्रधानमंत्री मोदी ने बेहतरीन काम किया था। मोदी के कोविड मैनेजमेंट का आज पूरी दुनिया कायल है। अब आगे बढ़िए, सी से एक और है, सेंट्रल विस्टा, और इसके आगे जोड़ देता हूं मोदीज होम। सेंट्रल विस्टा क्या है यह बताने की जरूरत है क्या? यह नैरेटिव तो भारत की राजनीति के लिए कलंक है। संसद की नई इमारत को मोदी का घर बता दिया गया और लगातार झूठ बोला गया। इस नैरेटिव के जरिए सरकार को बदनाम किया गया, जब इन्हें पता था कि इससे भारत सरकार को रेंट के जरिए हर साल 1000 करोड़ रुपए बचेंगे। किसी राष्ट्रीय प्रतीक को भी नहीं छोड़ा गया, ये तो सबके सामने है। सी से एक और नैरेटिव जो क्रिएट किया गया, चौकीदार चोर है। लेकिन इसमें अब क्या कहूं, ये तो 2019 में क्रिएट किया गया था, लेकिन जनता ने ही सबक सिखा दिया। लेकिन जो ये विपक्ष है ना, वो अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको डी पर लेकर चलता हूं, डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट। बड़ा एकदम फेवरेट है ये। जब मैं विपक्ष के घोटालों की बात कहता हूं ना, तो उसका आधार है ये लोगों को डराना कि डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। एकदम से डराते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट है। लेकिन मैं इसमें आपको अगर कुछ समझाना हो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल से समझा सकता हूं। मैं अरविंद केजरीवाल का एक पुराना बयान सुनाता हूं, 2019 के चुनाव से पहले का है, जरा सुनिए। अगर मोदी और अमित शाह दोबारा 2019 में आ गए, दोस्तों ये देश नहीं बचेगा। और ये देश क्यों नहीं बचेगा ये भी सुन लीजिए। वो इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं, वो इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहते हैं। अब जरा सोचिए कि 2019 का चुनाव हो गया, ये तो और बड़ी बहुमत से आए। क्या देश में जो डेमोक्रेसी है वो खत्म हो गया? तो आप सोचिए कि कैसे ये लोग नैरेटिव क्रिएट करते हैं, और आज फिर से वही नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं 2024 के लिए। अब डी पर आइए। डी पर तो एक दिखा दिया, दूसरा डोकलाम क्राइसिस। डोकलाम को लेकर भी खूब झूठ बोले गए, और कितने बोले गए ये अब तो बताने की जरूरत है। लेकिन क्या हुआ ये भी हम सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। अब डी के बाद आगे बढ़िए ई पर, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। अब जरा सोचिए, इसको पढ़ते ही कुछ याद आया आपको कि कैसे इस देश को दहशत में डालने की साजिश रची गई। क्या क्या नहीं कहा गया कि कोयला खत्म हो जाएगा,
कोयले का स्टॉक ही नहीं है। ये केजरीवाल जी, कांग्रेस के बाकी नेता कैसे डरा रहे थे कि सिर्फ 4 दिन का स्टॉक बचा है, 4 दिन में ही ये देश अंधेरे में डूब जाएगा। लेकिन क्या ये देश अंधेरे में डूबा? आज ये सवाल पूछना दोस्तों बहुत जरूरी है। ई से एक और है, ईवीएम। ईवीएम इज मोदी वोटिंग मशीन। अब तो इस मामले में जो ये नैरेटिव है, ये मान सकते हैं कि विपक्ष ने ये सब कहकर अपना ही चेहरा काला कर लिया है। वो एक्सपोज हो चुके हैं। वो इसलिए एक्सपोज हो चुके हैं कि जब वो चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाता है, और जब ये हार जाते हैं तो सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने लगते हैं। ये है। अब ई से आइए, ईडी, सीबीआई और आईटी टेरर। एक और है ये। अब इसमें क्या है, आजकल कैसे ईडी के नाम पर डराने वाला माहौल बनाया जा रहा है। ईडी को लेकर के तो बहुत सारी कार्रवाई हो रही है। ईडी के साथ ही मैंने सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी जोड़ दिया है, पूरा एक नैरेटिव मान करके। तो आप सोचिए किस तरीके से लोगों को डराया जा रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट है जो मैंने निकाला है, और आप एक बात ध्यान रखिए, जो ये सच्चाई है कि 2019 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर कह दिया था कि अगला जो कार्यकाल मिलेगा उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आज ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट ये कार्रवाई कर रहा है, और इस पर कोई दाग भी नहीं है, क्योंकि ईडी को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट भी लोग पहुंच गए थे ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया ये तो हम जानते हैं ना। मतलब भ्रष्टाचार करोगे तो कार्रवाई होगी ही। अब एफ पर आइए, फार्मर्स एजिटेशन। किसान कानून को लेकर क्या कुछ हुआ ये अब किसी से छिपा है क्या? वो सारी रिपोर्ट एक बार नजर में डाल लीजिए, स्कैन कर लीजिए, मैंने वो आपके लिए निकाला है। आखिर किसान आंदोलन के नाम पर इनकी मंशा क्या थी ये भी पता चल गया, और ये सब कुछ आज तो एक्सपोज हो चुका है ना। अब एफ पर एक और है, फियरफुल मोदी या गवर्नमेंट, ऑब्लिक मैंने रखा है। अब ये क्यों कह रहा हूं, ये भी नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई और आज भी जारी है कि पीएम मोदी डरे हुए हैं। अब जरा देखिए, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम लोगों को डराने की कोशिश हो रही है, फिर कहते हैं कि ये डरे हुए हैं, और ये लगातार बोला जा रहा है। आने वाले दिनों में आपको ये और भी सुनाई पड़ेगा। अब एफ के बाद जी पर आइए, ग्रेटा थनबर्ग। आपने किसान आंदोलन तो देखा होगा, लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि उसे किस प्रकार से ग्रेटा थनबर्ग के जरिए पूरी दुनिया के सामने पहुंचाया गया और मोदी सरकार को बदनाम करने का काम किया गया। और आप पूरा अच्छे से ध्यान से एक बार देख लीजिए, स्कैन कर लीजिए। यह बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी जो भारत सरकार को बदनाम करने के लिए की गई थी। और आज तो यह देश जान चुका है ना दोस्तों कि इसमें देश विरोधी शक्तियां भी शामिल हो गई थी। अब आगे बढ़िए, जी से ही गलवान क्लैश। गलवान के समय ये तो कहा गया था ना कि मोदी जी हार गए, देश हार गया है, बहुत सारी जमीन चाइना ने हमसे छीन ली है। लेकिन बाद में तो रूसी एजेंसी ने ही खुलासा कर दिया कि इसमें भारत ने कितनी बड़ी टक्कर दी और चीन को कितना नुकसान झेलना पड़ा, चीन की हालत कितनी खराब कर दी गई थी। अब आप आगे बढ़िए, एच पर आइए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर तो मैं आपको कई रिपोर्ट दिखा चुका हूं, उस पर ज्यादा मैं तफसील से बात नहीं करूंगा। लेकिन ये आज साफ हो चुका है कि इस मामले में किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई। एच से एक और है दोस्तों, हिंदू और हिंदुत्वा। ये तो अब 2024 तक चलना ही है, क्योंकि हिंदुओं के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई, कभी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर, कभी पुजारी और तपस्वी के नाम पर। और ये सब क्यों किया जा रहा है आप समझ गए ना। मैं तो आपको दिखा चुका हूं कि सिर्फ वोट बैंक की लालच में कि एक तबके को कंसोलिडेट कर दो और दूसरा जो हिंदू वोटर है उसको बांट दो। अब और आगे बढ़िए, आई पर आइए, इनटॉलरेंस इन इंडिया।
असहिष्णुता गैंग ने क्या गदर मचाया था, भूल तो नहीं गए? पहली बार जब सरकार आई थी तो यही गैंग सबसे पहले आया था। ऐसा लग रहा था कि ये लोग तो मोदी को सत्ता से बेदखल करके ही मानेंगे, हटा देंगे पूरी तरीके से। इतना जोर लगाया था, हर तरफ इंटॉलरेंस 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 की बात होती थी। आज ये एक्सपोज हो चुका है। अब आगे बढ़िए, जे पे आइए। जुडिशियल इंडिपेंडेंस अंडर थ्रेट। आजकल जुडिशरी को भी बदनाम करने की साजिश चल रही है। ये किसी को भी बख्शने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है, एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री को, तो कुछ भी कर सकते हैं। ये हर छोटे बड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें एंटरटेन भी किया जाता है और सुनवाई के दौरान ही ये लोग बदनाम करने की साजिश में लग जाते हैं। जैसे एक और है जेएनयू। अब जेएनयू का नैरेटिव क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। इस नैरेटिव के द्वारा ये क्रिएट करने की कोशिश की गई कि यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने मोदी सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। अब वो मामला चाहे आप जामिया से जोड़िए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जोड़िए, बंगाल की कुछ यूनिवर्सिटी से भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। आज जेएनयू किस तरीके से, जेएनयू का जो विद्यार्थियों का ये कारनामा है, जो सारे लोग काम करते हैं, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अब जे के बाद आप आगे बढ़िए के पर। के से एक बड़ा नैरेटिव है कश्मीर, रिवोकिंग ऑफ आर्टिकल 370। अब इस नैरेटिव के जरिए यह माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। और कश्मीर का मामला तो जॉर्ज सोरोस ने भी उठाया था, आपको याद ही होगा। लेकिन आप याद रखिए, कश्मीर फाइल्स में जो घटनाएं दिखाई गई, जो सच्ची घटना थी, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो अगर नैरेटिव बिल्ड भी कोई करना चाहे तो उसे एकदम खारिज कर दिया जाता है। लेकिन कश्मीर में 370 हटाकर जहां बराबरी का दर्जा दिया गया, उसे उल्टी तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है और लगातार कोशिश की जा रही है। अब एल पर आइए, एलएसी। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत चीन की जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं। और ये नैरेटिव तो आप समझ लीजिए हर दिन सुनाई पड़ेगा 2024 तक। राहुल गांधी तो पीछे पड़े हैं। ऐसा लगता है कि सारा पाप जो है 2014 के बाद ही हो रहा है। वो जो 1962 का युद्ध है ना, उन्होंने इतिहास से मिटा ही दिया है। रोज एलएसी को लेकर कुछ ना कुछ उटपटांग बयान करते हैं और ऐसा लगता है दोस्तों कि सही में 2024 से पहले राहुल गांधी चीन के जरिए कुछ करवा कर ही दम लेंगे। लेकिन चीन जानता है कि मोदी राज में अगर कुछ किया तो उनको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए इस नैरेटिव को ये अभी जिंदा है, बस देखते चले जाइए। इसके बाद आइए एम पर, मॉब लिंचिंग। दरअसल देश में दशकों से हो रही लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी मॉब लिंचिंग को प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर इस देश को पूरी दुनिया में बदनाम करने की साजिश रची गई। ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। और जो अखलाक वाला मुद्दा था, आपको तो पता होगा, उस समय तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी, उसको भी मोदी जी से जोड़ दिया गया। जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, जिसका मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है, उसको भी जोड़ दिया गया। लेकिन आपको ध्यान होगा, किसी देश में 1984 में जो सिख दंगा है, उस समय देश की सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग हुई थी। कोई नैरेटिव नहीं है, लेकिन मोदी जी को हर छोटी बड़ी घटना से जोड़कर बदनाम करने की कोशिश की जाती है। एम से एक और है, मुस्लिम अनसेफ इन इंडिया। ये वही नैरेटिव है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये वही नैरेटिव है जिसे उठाकर मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग देश बना दिया। और ये वही नैरेटिव है जिसे आज भी इस देश में एक पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से लेकर बॉलीवुड के आमिर खान, शाहरुख खान तक उठा रहे हैं। शायर भी जुड़े हुए हैं। और बाकी नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए दोस्तों। सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान के लोग भी आज चाहते हैं कि उनके पास भी कोई मोदी होता। और जिस देश में मोदी है, वहां के लोग मुफ्त का राशन लेकर के भी, बहुत सारे लोगों की बात कह रहा हूं मैं, ज्यादा ऐसा नहीं कि मैं जनरलाइज कर रहा हूं,
वो कहते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है। ये वो नैरेटिव है। आगे बढ़िए, एन पे आइए। एनआरसी, जिन्ना वाले नैरेटिव को ही आगे बढ़ाने का काम विपक्ष ने किया, जिससे देश का बड़ा नुकसान हुआ। इस एनआरसी के नैरेटिव से, एनआरसी में बड़े ध्यान से आप सुनिए कि किसी भी धर्म से जुड़े लोगों को देश से बाहर करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी धर्म से जुड़े लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन देश के लोगों को एनआरसी के नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया गया। अब इनके बाद आप ऊपर आइए। आउटबाउंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, मतलब हमेशा विदेशी दौरे में रहने वाला ये प्रधानमंत्री है। एनआरआई पीएम बताने लग गया था कि घूमने आते हैं देश में, लेकिन आज आप उन दौरों को याद कीजिए। आज दुनिया में तेल की कमी और महंगाई के बीच उन दौरों को याद कीजिए जिससे पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हुआ, लेकिन उस समय इसे पर्यटन बताकर प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया जाता था। ओ के बाद अब आप आगे बढ़िए। पेगासस, पी से पेगासस स्पाईवेयर, इस देश में सेना के लिए साजो सामान खरीदा जाता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं होता है कि उसका इस्तेमाल लोकतंत्र में विपक्ष के खिलाफ किया जाएगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि उन साजो सामान जो देश की सेना के लिए था, उसे भी विपक्ष से जोड़कर सरकार को बदनाम किया गया, उसे जासूसी का उपकरण बता दिया गया। और पेगासस स्पाईवेयर को लेकर कितना बवाल मचा था, संसद की कार्रवाई ठप हो गई थी, वो आज पूरे देश को याद करना बहुत जरूरी है। अब पेगासस से आगे बढ़िए, क्यू पर आइए। क्वालिफिकेशन, क्यू से क्वालिफिकेशन। आप बोलेंगे क्या है? तो जब कुछ नहीं मिला विपक्ष को कि मोदी जी को कैसे टारगेट करें, तो उटपटांग बयानबाजी, और उसी में मोदी जी का जो क्वालिफिकेशन है उसी पर सवाल खड़ा कर दिया कि उनकी शिक्षा क्या हुई है। आप सोचिए, मोदी के खिलाफ विपक्ष किस नीचता तक उतर आया। ये नैरेटिव उसी का प्रतीक है। अब आगे बढ़िए, आर पर आइए। राफेल, बड़े आराम से आप याद हो जाएगा ये जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई। राफेल के ऊपर जिस प्रकार से राजनीति की गई और जितने लंबे समय तक राजनीति गई, जितनी संस्थाओं को इसमें भिड़ा दिया गया, उस पर तो किसी को कायदे से रिसर्च करना चाहिए दोस्तों। जिस राफेल के सहारे राहुल गांधी मोदी को हराने में लगे हुए थे, आज वो राफेल भारत चीन सीमा पर पूरी शान और शौकत के साथ उड़ रहा है, देश की रक्षा में, सुरक्षा में तैनात है। आर के बाद आगे बढ़िए, एस पर आइए। सोरोस नैरेटिव, यह भी बड़ा दिलचस्प है। सोरोस के मात्र एक बयान ने यह खुलासा कर दिया कि किस तरह से भारत के अंदर मोदी सरकार को बदलने के लिए हर प्रकार की साजिश रची जा रही है और विपक्ष इसके इशारे पर खेल रहा है। यह है सोरोस का नैरेटिव। आप रिपोर्ट देख लीजिए एक के बाद एक। और एस से ही एक और है, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बचाने की यात्रा चल रही है। और जानते हैं ये वो कौन लोग कर रहे हैं? ये वो लोग कर रहे हैं जब सत्ता में रहते हैं तो हर संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, विपक्ष में है तब भी हर संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। चाहे चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सीएजी हो, सेना हो, संसद हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, किसी को भी नहीं छोड़ा। और ये लोग सेव द कॉन्स्टिट्यूशन का नैरेटिव बना रहे हैं। इससे एक और नैरेटिव है, वो भी आप देख लीजिए। ये नैरेटिव बड़ा मजेदार था। सूट बूट की संस्कृति पैदा करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति पर आरोप लगा रहा है जो इस देश के हर संस्कृति से जुड़ा हुआ कपड़ा पहनता है। ये लोग शायद ये भूल गए कि मोदी जी का जुड़ाव जिस चीज पर हो जाता है वही बेशकीमती हो जाता है। उसमें सूट बूट बोलने की जरूरत नहीं थी। और आज ये नैरेटिव पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। लेकिन एक समय में इसी के जरिए मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। इसके बाद आगे बढ़िए। टी, टेरराइजिंग इंडिया, मोदी को बदनाम करने के लिए यह नैरेटिव का एक नया रूप है कि मोदी
भारत को डरा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। देख लीजिए, बहुत सारी रिपोर्ट है। राहुल गांधी अक्सर कहते हैं डरो मत, ये डराता है। बहुत सारा है, डराने वाला नैरेटिव है कि भारत को ही डरा रहे हैं। अब इससे आगे बढ़िए, यू पर आइए। उरी सर्जिकल स्ट्राइक, याद आ गया ना आपको? उरी सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना के शौर्य और पराक्रम के बावजूद इस विपक्ष ने किस तरह से सबूत मांगा, ये पूरे देश ने खुलेआम टीवी पर देखा। ये विदेशियों से तो सबूत नहीं मांगते हैं, अपने देश की सेना से जरूर मांगते हैं। इसके बाद आगे बढ़िए, वी पर आइए। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का भूल तो नहीं गए कि कैसे डराते थे जब कोरोना महामारी आई ना। आप पहले पूरा इतिहास देखिए, मैं तो दिखा चुका हूं कि इस देश ने कितना वैक्सीनेशन बनाया। पूरी दुनिया में जब चुनौती आई तब ये पहला मामला था कोरोना में, लेकिन उस समय ये सवाल खड़ा करते थे जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार मेहनत कर रहे थे, वैज्ञानिकों से मिल रहे थे, तब ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि भारत क्या वैक्सीन बना पाएगा। लेकिन जब बन गया तो डराने लगे कि भारत की वैक्सीन पर भरोसा कौन करेगा। पहले मोदी जी तो लगाएं, और जब मोदी जी ने लगा लिया, लोग लगा रहे थे, तब ये पूछने लगे कि इतनी जल्दी कैसे लगेगा। बोले इसके लिए तो कई बरस लग जाएंगे। और आज स्थिति ये है कि भारत ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श की तरह है। अब डब्ल्यू पर आइए, वर्शिप कल्चर। यह भी गजब का नैरेटिव है। जिस पार्टी का अध्यक्ष भी एक परिवार की रजामंदी के बगैर बन नहीं सकता, वो प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी को वर्शिप कल्चर बताकर बदनाम करने का नैरेटिव गढ़ रहा है। यह भी गजब है ना। अब आगे बढ़िए, एक्स पर आइए। मैं तो दोस्तों ये सोच रहा था कि जब मैं ये नैरेटिव का घोटाला बना रहा हूं अल्फाबेट, तो एक्स पर कुछ शायद ना मिले, कोई नैरेटिव ना मिले, लेकिन इनकी कलाकारी देखिए। मुस्लिम अनसेफ का रूप बदलकर जेनोफोबिक हिंदुत्व आइडियोलॉजी का नैरेटिव पेश कर दिया। कभी इनको कायदे से पाकिस्तान की तरफ भी देख लेना चाहिए। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये जादूगर हैं, और इसीलिए जेनोफोबिक क्रिएट कर दिया इन्होंने। आगे बढ़िए, वाई पर आइए। योगा। अब योगा सुन करके तो योग को लेकर तो गर्व हो सकता है ना, लेकिन योग पर भी इन्होंने एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जो आप माथा पीट सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि इस देश में कैसे हीनता का भाव पैदा किया गया और किस प्रकार से मोदी देश के स्वाभिमान को जगाने का काम कर रहे हैं। यह इस नैरेटिव से पता चलता है दोस्तों कि मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए योग को पूरी दुनिया में पहुंचाया और भारतीय संस्कृति की पहचान को मजबूत किया, लेकिन विपक्ष उसे कमजोर बनाने में लगा रहा। योग का भी मजाक बनाने से नहीं चूका। और राहुल गांधी ने क्या क्या हरकतें की हैं, यह आज बताने की जरूरत नहीं है। आखिर में आइए जेड पर, जीरो नॉलेज ऑफ इकोनॉमी। जब विपक्ष को यह समझ में आ गया कि अब मोदी की लोकप्रियता जनता में इतनी बढ़ चुकी है कि उन्हें रोकना आसान नहीं है, तो एक नैरेटिव गढ़ा गया, और यही है जीरो नॉलेज ऑफ इकोनॉमी। यह बताने की कोशिश की गई कि मोदी को इकोनॉमी का कोई ज्ञान नहीं है। उनका ज्ञान इतना है कि एक पोस्टल स्टैंप पर पीछे लिखा जा सकता है। यह कहा गया था सिर्फ बदनाम करने के लिए। लेकिन आज स्थिति देखिए दोस्तों, और यह रिपोर्ट में कि आज तो भारत की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से दौड़ रही है, वो पूरी दुनिया के लिए किसी सपने से कम नहीं है। साथियों, सूचना क्रांति के इस दौर में जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व बढ़ रहा है, उसका प्रभाव तेजी से फैल रहा है, ऐसे दौर में सत्ता परिवर्तन के लिए जनता के इंटेलिजेंस को कवर करने के लिए अलग अलग मुद्दे गढ़े जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, नैरेटिव को मतलब क्रिएट किया जाता है, फैलाया जाता है, ताकि जनता के भीतर आक्रोश पैदा हो, सत्ता के खिलाफ आक्रोश पैदा हो सके। और इसी वजह से लगातार नैरेटिव गढ़ने का काम चलता रहता है, और यह आने वाले दिनों में आप यकीन मानिए और भी चलेगा। लेकिन चूंकि इस देश का नेतृत्व एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो लगातार मेहनत करता है, समर्पित होकर कार्य करता है, और इसी वजह से ये नैरेटिव फेल हो जाते हैं।
लेकिन यकीन मानिए जैसे जैसे 2024 सामने आएंगे और भी नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, कभी देश के अंदर से, कभी देश के बाहर से। और इन परिस्थितियों में देश की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सतर्कता के साथ काम करे, इनके ट्रैप में ना फंसे और जो भी नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाए उसे समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आज जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है वो बहुत ही परिश्रम के साथ एक एक नैरेटिव को ढूंढकर, उनके तथ्यों को ढूंढकर आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो आप कमेंट भी कीजिएगा, आप बताइएगा, कोई सुझाव हो तो वो भी साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।